नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060975238608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हमारा नया महीना स्टार्ट हो चुका है, दैट इज 1 February 2023। देख लेते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा जतर द्योल टेम्पल, जो कि न्यूज में है। मुगल गार्डन्स अभी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। क्यों है, क्या है, वो तो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। फिर है प्रेसिडेंट का जो रिपब्लिक डे का परेड चल रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, जो भूजल में कमी आ रही है। जॉबलेस ग्रोथ, सुखोई S-30 एंड मिराज 2000। देखिए एक्चुअली में जो अभी आप लोगों ने सुना है कि 31 को ही क्या आया गया है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की एक कंप्लीट वीडियो मैंने प्रॉपरली करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में बनाई है, सब लोग उसको देखिएगा। और अपना जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी दे रही हैं, बीपीएससी दे रही हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस या और कोई भी एग्जाम दे रही है, उन सब के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सो आप लोगों सब जो है एक काम करेंगे, ये वाला करंट अफेयर का लेक्चर तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ये आप तो कंप्लीट करेंगे ही, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कराने हैं। इसके अलावा जो मैं आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करा रही हूँ, आई वॉन्ट एवरीवन कि वो वाला इकोनॉमिक सर्वे भी सब लोग कंप्लीट करें, लाइक उसको भी पूरा कंप्लीट करो, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबकी जिम्मेदारी है उस इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर हमारे लेक्चर से। सबसे पहला है जातर द्योल टेम्पल। अभी ये जातर द्योल टेम्पल क्या है, ये क्यों न्यूज में चल रहा है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो देख लेते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है, क्यों न्यूज में है, अब इसको वही हमें देखना है यहाँ पर। देखिए अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो हमारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी साइट है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पुरातत्व जो होते हैं, जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको देखती है। यहाँ पर पूरा का पूरा चेक करती है, उससे जुड़े हुए सारी चीजों को यहाँ पर ये बताती है आर्कियोलॉजिकल के तरीके से। तो अभी इन्होंने क्या बताया है कि वहां पर जितनी भी ब्रिक्स हैं, जो भी जतोल जातर दियोल टेम्पल है, वहां पे जितनी भी क्षतिग्रस्त ईंटें हैं उनको हम बदलेंगे और उसमें एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में वहां पर पेड़ लगाने की योजनाएं बना रही है। तो मैं आपको बता दूं, जातर दियोल टेम्पल ये एक हिंदू टेम्पल है, शिव जी को डेडिकेटेड है। कहाँ पर, कनाकन दीघी विलेज, 24 पारंगना डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। बहुत ज्यादा रिवर्स यहाँ से क्रॉस करती है, सुंदरबंस के पास ही लोकेटेड है। बंगाल के बहुत सारे टेम्पल्स है वहीं पर ही पास में बना हुआ है, ठीक है। तो ये लोकेशन पहले आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन याद होगी, वेस्ट बंगाल में है। मथुरापुर एक जगह है वहां पर है, साउथ पारंगना डिस्ट्रिक्ट वहां पे है ये तो याद हो जाएगा आप सबको। अब ये जो पूरी एक एरिया है, ये साउथ सुंदरबंस में है। यहाँ पर ही 1875 में यहाँ पर एक ताम्रपत्र कॉपर की एक प्लेट है, उससे ये पता चलता है कि राजा जयचंद्र ने 975 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो करवाया था। और इस टेम्पल को हम लोग यहाँ पर नेशनल इम्पोर्टेंस, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब सवाल आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। कलिंगा स्टाइल का है, ओडिशा है ना कलिंगा स्टाइल, उसी का आर्किटेक्चर को फॉलो अप किया गया है, उसी में इसको पूरा कराया जाता है। और साथ ही साथ ये जो है एक ऊंचे से चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, इसमें एक धनुषाकार प्रवेश द्वार है स्टार्टिंग में ही। और यहाँ ये जो पूरा एक एरिया है, ये हिंदू देवताओं के, विभिन्न देवी देवताओं की यहाँ उनका लिंग, चित्र, मूर्तियां, ये सब यहाँ बनी हुई है, जो कि पूरा सजावट भी किया हुआ है।
और लेकिन इसका जो काफी सारा हिस्सा है जो कि अभी प्रॉपरली नष्ट सा हो चुका है, जिसको आगे रिवैम्प करने की, दैट मीन्स उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम ने एक वर्ड बोला है, कलिंगन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आप लोग सोचेंगे ये कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या चीज होती है। तो देखो, कलिंगा स्टाइल हिंदू आर्किटेक्चर का ही एक स्टाइल है, जो कि कलिंगा, जिसको पहले उत्कल कहते थे, आज के समय का उड़ीसा कहते हैं, वहां पे जो है रूल किया करते थे। उस स्टाइल में होता क्या था कि दो तरीके से स्ट्रक्चर होते थे, एक होता था टावर, एक होता था हॉल। इसमें क्या होता था, उसमें टावर को कहते थे द्योला और हॉल को कहते थे जगमोहन। तो अलग अलग टाइप के द्योला हुआ करते थे जो एक टावर बनाया करते थे, रेखा द्योला, पीढ़ा द्योला, खाखरा द्योला, ये नाम इसके अलग अलग होते थे। एक होता था रेखा द्योला। रेखा द्योला में क्या होता है कि आप जो भी बनाओगे उसमें आप एक टॉल बिल्डिंग होगी, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि एक ऐसे एक इस तरीके से होगा, एक टॉल सी बिल्डिंग होकर के ऊपर एक शिखर बना हुआ होगा, उसे कहते हैं रेखा द्योला। कलिंगा आर्किटेक्चर में शिखर जैसा लगता है। ठीक है, ये द्योला के टाइप्स हैं, आपको याद करना है। द्योला एक जो आर्किटेक्चर है ओडिशा के टेम्पल्स में, उसमें यहाँ पर इसको एक स्ट्रक्चर कहा जाता है। द्योला का मतलब ये क्या है, द्योला आप सोचोगे द्योला वर्ड क्या है, ये ओडिया लैंग्वेज का वर्ड है। ओडिया लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो रेखा द्योला ऐसे हुआ करता था। ऐसे ही एक होता था पीढ़ा द्योला। पीढ़ा द्योला में आप एक स्क्वायर बिल्डिंग बनाते हो और स्क्वायर बिल्डिंग पे आप एक पिरामिड शेप की रूफ बनाते हो। मैं यहाँ पे पिक्चर बना नहीं पाती हूँ, मतलब वो बना नहीं पाऊंगी मैं। एक नीचे स्क्वायर है और ऊपर एक ऐसा पिरामिड टाइप है ना, पिरामिड जैसा लगता है, तो ये द्योला है। उसके बाद तीसरा द्योला, इसमें थर्ड एक कैटेगरी और होती है, वो है खाकरा द्योला। खाकरा द्योला में क्या होता है, यहाँ पर आप जो फेमिनीन जो डीटीज होती हैं, स्त्री देवताएं देवताएं होती हैं, उनको यहाँ पे दिखाया जाता है गोपुरम स्टाइल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप नीचे की तरफ होता है एक ऐसा आर्किटेक्चर टाइप होता है, ऐसा आर्किटेक्चर, एक जैसे ना एक झोपड़ी टाइप होता है, ऐसा एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है इसके अंदर, गोपुरम सेंटर। तो खाखरा द्योला कुछ इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। शक्ति को यहाँ पे दिखाया जाता है, दुर्गा टेम्पल, नारायणी टेम्पल, ये इसके एग्जाम्पल है। और पीढ़ा द्योला के टेम्पल मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा टेम्पल इसका एग्जाम्पल है कोणार्क का सन टेम्पल, जो उड़ीसा में ही बना हुआ है। क्लियर हुआ। और जो जगन्नाथ टेम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, रेखा द्योला का। तो ये टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर में पूछा जा सकता है आपसे, द्योला क्या चीज होती है, कैसे बनते हैं। तो द्योला क्लियर हो गया ना सबको। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ज्योतिर्द्योला जो टेम्पल है वो अभी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो मैंने आपको ज्योतिर्द्योला टेम्पल के हिसाब से, जातरद्योल टेम्पल के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या है, कैसे बनाया गया है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मुगल गार्डन्स के ऊपर। मुगल गार्डन्स का अभी आपने नाम सुना होगा कि मुगल गार्डन्स का जो रीनेम है वो यहाँ पर ये कर दिया गया है, और इसका नाम अब क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान। अब नाम हो जाएगा अमृत उद्यान। अब हम ये अब पढ़ेंगे कि अमृत उद्यान क्या है। अब नाम तो आपसे या तो सीधा सीधा हमारा जो पेपर होता है उसमें पूछ लेंगे, या फिर अब मुगल गार्डन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है। लाइक क्वेश्चन क्या आएगा, मुगल गार्डन जो है वो मुगल्स के इंस्पायर्ड है, प्रॉपरली इस्लामिक आर्किटेक्चर में बने हुए, क्योंकि मुगल्स ने डेवलप कराए थे। और ये वो जगह है जहां पर ये रिलैक्सेशन, शांति, ध्यान रखने के लिए जाया करते थे, जैसे कि ताजमहल, आगरा का किला, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, ये सारी जगह। इसमें एक चार बाग पैटर्न होता था इनका फेवरेट। चार बाग स्टाइल क्या होता था कि आप जो है बीच में एक एक प्रॉपर सा ना कुछ फाउंटेन या फिर कुछ प्लेटफॉर्म बना देंगे, और आसपास चारों तरफ होते थे बाग, जिसमें क्या होता था कि अपने मतलब आप कहीं से भी देखो आपको पूरा चार बाग जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे ताजमहल भी ऐसे ही बना हुआ है, और चाबागे अब्बीसी, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली का, वो भी ऐसे ही बना हुआ है। बागे बाबर वो भी ऐसे ही बना हुआ है। मुमताज महल का जो बना हुआ है वो भी ऐसे ही बना है। तो चार बाग पैटर्न इस तरीके का एक पैटर्न होता था। बीच में ये पूल बना देना,
फाउंटेन बना देना, कोई कैनाल बना देना, ये इनकी मेन इंपॉर्टेंट इनको पसंद हुआ करता था। और ये स्टार्ट चार बाग पैटर्न को स्टार्ट करने वाले पर्सन ही कौन है? बाबर के फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एम्परर, जिनका नाम है, सॉरी, मुगल्स के फर्स्ट एम्परर बाबर ने इसको स्टार्ट करवाया था। ठीक है ना। और पहला चार बाग के हिसाब से जो बनाया गया था, ये लिख लीजिए, वो बनाया गया था आराम बाग। पहला चार बाग पैटर्न के हिसाब से बनाया जाने वाला आराम बाग सबसे पुराना भी है। मुगल एम्परर बाबर ने ही इसको बनवाया था 1528 में। तो पहला पैटर्न जो इसमें यूज किया गया था वो यही है। ठीक है। जब काबुल में बाबर को दफनाया जा रहा था, उससे पहले आपने सुना होगा बाबर को आगरा में भी दफनाया गया था। कौन सी जगह? इसी आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है। तो ये काफी अच्छे गार्डन्स बनाते थे। पूरा एक या तो सिमेट्रिकली डिजाइन रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में बनाते थे, चार हिस्सों में डिवाइड करके ये बनाते थे कि भाई रिवर्स को दिखाते थे, उसमें रिवर्स ऑफ लाइफ है ये। और ये जो पानी है वहां पे जो बह रहा है, हमेशा वो ये शो करता था कि लाइफ जो है वो ठंडक और ताजगी से जीनी चाहिए। अलग अलग प्लॉट्स बनाना यहाँ पर। और जो ये रेखाएं बनाते थे वो सीधी तरीके से रेखा, कभी मध्य रेखा, ऐसे बनाते थे। आई होप आप लोगों में से सब कभी ना कभी घूमने तो गए होंगे यहाँ पर। सौंदर्यकरण इसका किया जाता था, यहाँ पे फव्वारे लगाना, कास्केड लगाना, फूल लगा देना, ये इनकी काफी ज्यादा एक पसंदीदा हुआ करती थी। तो जो पूरा मुगल गार्डन्स बनाए गए हैं वो इसी रिस्पेक्ट में बनाए गए हैं। मुगल गार्डन्स के बारे में याद रखिएगा, दिल्ली में लोकेटेड है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया था मुगल गार्डन्स, क्योंकि ये बहुत ही बड़े मुगल्स ने ही यहाँ पर इसको बनवाया था। कई बार इसको जो है वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अर्थली डिलाइट्स भी कहा जाता है। अर्थ के ऊपर खुशियों के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो मुगल गार्डन क्लियर हुआ है यहाँ तक? इसके बारे में याद रखिएगा, मुगल गार्डन्स बनाए जाते थे उनके द्वारा। अब मुगल गार्डन्स जो दिल्ली के है उनका नाम यहाँ पे रीनेमिंग की गई है। बाकी मुगल गार्डन्स को अब अमृत उद्यान के रूप में जाना जाएगा। और ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति भवन जो है ना, उसके पास जो बने हुए उनको बोला जाता है। ये कब बने थे जब राष्ट्रपति भवन वाले? ये 1928 से 29 के समय में इनको बनाया गया था। और इसकी जो विजिट है लोगों के लिए 31 जनवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और इसीलिए इसका नाम यहाँ पर चेंज किया गया, ताकि आप सब लोग जब भी आए मुगल गार्डन्स को देखने के लिए, आप सबको यहाँ पर अलाउड है जाना। और ये जो बनाए थे गार्डन्स, ये किसने बनाए थे? जिन्होंने राष्ट्रपति का भवन का डिजाइन तैयार किया है, दिल्ली का डिजाइन तैयार किया, दैट इज सर एडविन लुटियंस। लुटियंस जिन्होंने दिल्ली का पूरा डिजाइन तैयार किया है, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, दोनों ने मिलकर के इस पूरे को यहाँ पर तैयार किया है। डिजाइनर है वो वाले। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूलिप्स, जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल रोजेस भी, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ रोजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। बाहर से भी मंगाए जाते हैं। और इनके जो रोजेस हैं वो अलग अलग नाम दिए गए, जैसे किसी एक रोज को मदर टेरेसा का नाम दिया, किसी एक को राजा राम मोहन रॉय, किसी को क्वीन एलिजाबेथ, किसी को अर्जुन, किसी को भीम, ऐसे करके भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि रोजेस का नाम ये रखा, बट ये नाम रखा है ऐसा। ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज रखी है, बहुत शांत एरिया है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और कभी आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर। कभी आप दिल्ली आए तो इसको जरूर यहाँ पे विजिट करिएगा। ठीक है भाई। इससे पहले भी एक बार डिमांड आई थी। डिमांड ये आई थी कि हिंदू महासभा ने डिमांड किया था कि मुगल गार्डन्स का नाम जो है वो राजेंद्र प्रसाद गार्डन पे कर दिया जाए। बट प्रेजेंटली ऐसा नहीं है, अब नाम एक्चुअली में अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ये वाला भी पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की यहाँ पर रिपब्लिक डे की परेड। आप भी जानते हैं यहाँ पर पब्लिक डे की जो परेड है उसमें संबोधन संबोधन यहाँ पे जो दिया गया है, संविधान के जो मूल सिद्धांत है हमारे, हमारा प्रियम्बल, हमारा रिपब्लिक, स्वतंत्रता, मूल संरचना, इन सब के पालन से ही भारत को एकीकृत करते हैं हम आप जानते हैं अभी हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 74th ये रिपब्लिक डे पर सबको जो है यहाँ पर संबोधन दिया है। पहला उनका ये रिपब्लिक डे है एज अ प्रेसिडेंट। और एज अ पहली भारत की ये आदिवासी महिला के रूप में इतना बड़ा सर्वोच्च पद यहाँ पे इन्होंने जो है प्रदान किया है। यही नारी शक्ति जो है
उसको यहाँ पर संबोधन भी करता है नारी शक्ति। प्रियम्बल की बात करूं तो सब लोग जानते हैं प्रियम्बल के अंदर सबसे पहली चीज लिखी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल यही डिनोट करता है कि लोग जो है सारी की सारी पावर जो है उसको, सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो किसके तहत मिलती है, लोगों से मिलती है। प्रियम्बल के अंदर सारी एक ऐसा लिखा गया है कि किस ज्ञान के ऊपर पूरा जो हमारा प्रियम्बल है उसका निर्माण है। वो ये बताता है कि इसका स्रोत क्या है। क्या है स्रोत प्रियम्बल का? लोग स्रोत है। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं ऑब्जेक्टिव्स? उसमें ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं हमारे, सबसे पहला लिखा हुआ है सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 5 ऑब्जेक्टिव है। सॉवरेन, सोशलिस्ट सामाजिक, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक। प्रियम्बल में ये सारे शब्दों का यहाँ पर आपको पता है लिखा हुआ है। और उसके बाद सबको जस्टिस मिलना, ये सारे शब्द भी लिखे हुए हैं कि हम आगे क्या इंश्योर करना चाहते हैं, उस प्रकार के शब्दों का भी वहां पर मेंशन किया गया है। हर चीज के बारे में वहां पर प्रॉपरली जो है वो लिखा हुआ है। और उसी में आगे आपके शब्द कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को भी इसमें जोड़ा गया है। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया है। प्रियम्बल किसी से पावर ना तो लेता है ना ही किसी की पावर छीनता है। साफ लिखा हुआ है कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में? पीपल। संविधान का जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर संविधान का स्रोत पूरी प्रकार से कौन है? पीपल है। तो सारी की सारी पावर जो है वो पीपल के हाथ में है। और इसी प्रकार नागरिकों द्वारा चुने चुने गए जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हीं के माध्यम से देश का यहाँ पर संचालन होता है, देश की सरकार यहाँ पे चलती है। और ऐसे ही ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर शब्दों के बारे में भी लिखा है। जैसे कि पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं पर लिखा हुआ है कि जो सारी ताकत मिलती है वो पीपल ऑफ इंडिया के तहत मिलती है। उन्हीं के तहत सारे प्रतिनिधियों को तैयार किया जाता है। पीपल से ही सारी पावर मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया के अंदर कि कोई राजा रानी रूल करते हैं। सॉवरेन है हम लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो सरकार हम चुनते हैं वो डिसीजन लेती है, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारी हमारी सरकार चल रही है और कोई और गवर्नमेंट आकर के हमारे लिए डिसीजन सुना रही है, या ब्रिटेन की सरकार आ रही है, या कोई और सरकार हमारे लिए डिसीजन ले रही है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? सिर्फ हमारी गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है आज के समय में। तो ये भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद सोशलिस्ट वर्ड है। सोशलिज्म, भारत का जो सोशलिज्म का मॉडल है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारे यहाँ पर जो वेल्थ है, जितना भी यहाँ पर पैसा है, वो सब एक रूप से डिवाइड किया जाता है। हम सोशलिज्म को फेवर करते हैं। और सोशलिज्म भी कैसा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से मेरा मतलब है कि हम लोकतंत्र को सपोर्ट करते हुए सोशलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। फिर आपका एक शब्द आता है सेक्युलर, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ये कहता है कि भाई आपका जो भी धर्म है फॉलो करो, और कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। अगर मैं ये लाइन लिखूं, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि भारत में कि कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। आप जब भी कोई फॉर्म भरते हो, आपसे पूछता है ना आपका रिलीजन क्या है। ऐसा तो नहीं ना कि आपने भर दिया और हो गया। आपसे पूछता है ना आपका रिलीजन बताइए क्या है। तो वही है कि यहाँ पर जो रिलीजन है उसको हर एक को एक सेम प्रकार से ट्रीट किया जाता है इंडिया में। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर एक रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे। उसे कहते हैं हम सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म जिसमें आपको एक कोई भी रिलीजन फॉलो करने की पूरी पूरी आजादी यहाँ पर दी जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोगों के पास सारी पावर होती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दैट मीन्स कि लोगों से ही सारी पावर आती है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल लाइन किसने दी है? अब्राहम लिंकन। राइट, अब्राहम लिंकन ने ये लाइन प्रोवाइड करी है, जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और इनका ऐसा कहना है कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में? पीपल के हाथ में। सो अल्टीमेट पावर्स उन्हीं को देनी चाहिए। गवर्नमेंट जो काम करे वो सिर्फ पीपल के हिसाब से करनी चाहिए। फिर आता है गणतंत्र, जिसका मतलब होता है कि भारत में जो भी पर्सन को हम चूज करेंगे वो एक इलेक्शन के थ्रू होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा। हेरिडिटरी से मेरा मतलब है उनकी पोजीशन जो है वो एक पोजीशन हेरिडिटरी कभी नहीं चलेगी। अब हमारे जो भी हमारा यहाँ पर प्रेसिडेंट होंगे वो चाहे तो डायरेक्टली चाहे तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा
जो मतलब इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा है उसका बेटा फिर आगे राजा बनेगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होगा। फिर आपको जस्टिस भी प्रोवाइड किया जाएगा, न्याय प्रोवाइड किया जाएगा, जाति धर्म और लिंग के आधार पर हर व्यक्ति को यहाँ पर एक न्याय दिया जाएगा। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे कोई सामाजिक हो, सोशल हो, कैसे भी भेदभाव हो। सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी के कल्याण के लिए यहाँ पे काम करे। चाहे जितने भी वंचित एरिया है, कैसे भी किसी भी प्रकार के लोग हैं, सबके लिए यहाँ पे काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी सरकार की होगी। सभी को स्वतंत्रता मिले, अगर नागरिक है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, वो क्या सोचते हैं कैसे करते हैं, हर एक को यहाँ पे लिबर्टी मिलनी चाहिए। किस चीज की लिबर्टी मिलनी चाहिए? हमें मिलनी चाहिए स्पीच की, आप कुछ भी बोलिए, आपको मिले लिबर्टी एक्सप्रेशन की, आप अपने आप को किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस करके अपनी बात को रख सकते हैं। हमको लिबर्टी स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, हर प्रकार की हमें क्या मिलनी चाहिए? लिबर्टी। बिलीफ मतलब किसी को भी हम किसी में भी माने, ये हमारी इच्छा है। हम किसी को भी यहाँ पर फेथ रखें, उन पे भरोसा रखें, हम उनकी पूजा करें, ये सारी की सारी इच्छा क्या है? हमारी है। ये सारे पॉइंट किस में लिखे गए हैं? लिबर्टी में लिखे गए हैं। उसके बाद हमें इक्वालिटी मिले। इक्वालिटी से मेरा मतलब है कि हर एक पर्सन इक्वल है, समान है बिल्कुल किसके सामने? कानून की नजरों में। तो हर एक को यहाँ पर जो इनइक्वालिटी किसी के भी साथ नहीं की जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर एक को अवसर जो है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पूरी प्रदान करे। और लास्ट है हमारा फ्रैटर्निटी। इसका सीधा मीनिंग होता है भाईचारावाद, बंधुत्व निभाना। हम ऐसे ही हमें एक देश में रहना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे लिए देश का जो पूरा सिस्टम है वो भी इसी प्रकार से चलना चाहिए कि हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं, हमें सबको यूनाइट रहना है, इंटीग्रेट रहना है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन से मेरा क्या मतलब है? इंटीग्रेशन से मेरा मतलब है कि सब एक है, सब एक ही प्रकार से चलेंगे, सब एक ही प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पर्सपेक्टिव्स को याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? मूल सिद्धांत। जब केशवानंद भारती केस आया था, आई होप सब लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, 1973 केशवानंद भारती केस में यही बोला गया था कि जो हमारा संविधान है ये हमारा मूल, ये जो हमारा प्रियम्बल है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। आप बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो निकल के ही 1973 वाले केस में आई थी, केशवानंद भारती केस, जिसमें आज तक की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस जो है वो एक साथ बैठे थे, दैट इज 13 जजेस। राइट। 13 नंबर ऑफ जजेस एक साथ बैठ करके इस पर डिसीजन सुनाते हैं, और इसके हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। जिससे क्या फायदा होगा? मतलब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट बिल्कुल चेंज कर सकती है, राइट्स को अमेंड कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट कभी भी ये काम नहीं करेगी कि कोई भी कुछ भी चेंजेस कर दिए। पार्लियामेंट चेंजेस करेगी, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। ठीक है। इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहेगी। और इससे ये है कि भाई पार्लियामेंट की जो एक पावर है ना, उस पर लिमिट आ गई। उससे ये पता चलता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे क्या है कि हर एक की शक्ति और अधिकारों पर नियंत्रण लगाने का बहुत अच्छा एक मौका है। इससे हमारी जो न्यायिक समीक्षा है, जो जुडिशियल रिव्यू है, वो भी आता है समय समय पर। हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी कभी नहीं कर सकती, जुडिशरी हमेशा है उनको रोकने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए, उनको सही बताने के लिए। ये हमेशा ही यहाँ पर अवेलेबल है जुडिशरी। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे जो राज्य के अधिकार है उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर कभी भी ऐसा होता है तो उसके लिए कौन तैयार बैठा है? हमारी जुडिशरी। और इसमें ही हमारा संघ का संतुलन, शक्ति का पृथक्करण, दैट मीन सेपरेशन ऑफ पावर, कि भाई जो हमारी जुडिशरी है वो अपना देख रही है, लेजिस्लेटिव अपना देख रही है, और एग्जीक्यूटिव अपना देख रही है। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी इससे सुनिश्चित रहता है, बना।
तो बहुत जरूरी है प्रियम्बल को समझना। अगर आप लोगों को पूरा प्रियम्बल क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया है, बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस किसी स्टूडेंट को प्रियम्बल समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि मैम प्रियम्बल के लिए एक अलग से वीडियो बनाइए जिसमें हमें सिर्फ प्रियम्बल को समझाइए। मुझे ये कमेंट चाहिए सबका, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और वो सिर्फ प्रियम्बल के जुड़े हुए, जिसमें प्रियम्बल से जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक्स में मैं आपको क्वेश्चन कवर अप कराऊंगी, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी, और पूरा का पूरा टॉपिक भी कवर कराऊंगी। सो आप लोग मुझे बताएंगे, आप ही सब लोग जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर ये बताएं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पर, अब बेसिक स्ट्रक्चर काफी अच्छे से सब चल रही है। बेसिक बात ये कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई, क्योंकि 1973 में आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं लिखा नहीं हुआ है। सो प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है तो इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम लोग लिख तो दिए हैं, लेकिन लिखने के बावजूद इसमें अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है और भी यहाँ पर प्लस साथ ही साथ जो है ये हो सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करे। जैसे होता है ना कई बार कि जुडिशरी जबरदस्ती हस्तक्षेप करे, पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करते, तो हो सकता है ऐसी चीजें भी हो। ठीक है, चलिए फोर्थ टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करना। अभी क्या है कि इंडिया का ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। बहुत बार देखा गया है कि मतलब सरकार ने काफी ज्यादा ध्यान दी इन चीजों के ऊपर। सो अभी है जो है काफी जो है भूजल की पहले कमी हो रही थी, चिंताएं की गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने काफी सारी योजनाएं बनाई है, जिसके बाद जो है काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसाइड किया, क्या ऐसा हुआ जो यहाँ पर हुआ है चीजें। तो देखो अभी ग्राउंड वाटर का जो हमारा जो एक एक्सट्रैक्ट करते हैं हम भूजल को, वो जो है 70% से नीचे आया, उसमें काफी कमी देखने को मिली है। जो पूरा भूजल है उसमें जो भी कुएं हैं उसके नेटवर्क को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल वाटर की जो निगरानी है वो काफी रखी गई है। वाटर की जो क्वालिटी है उसको देखा गया है। प्लस एक्वीफायर लगाना वो सब तैयार की गई है। ग्राउंड वाटर जो भी है हमारा, उन पे भूजल निकासी को बेहतर तरीके से विनिमय करना, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है। प्लस लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया है। एक टर्म होती है वाटर स्ट्रेस, ये क्वेश्चन हम एग्जाम में बन सकता है कि उसमें पता है क्या होता है कि जब जल जो है ना उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। जल में कमी जब कब आती, जब एक बहुत ज्यादा एक एरिया है उसमें जो जल की मांग जो होती है ना वो उतनी नहीं होती और उसमें कमी आती है। जो जल की मांग होती है वो ज्यादा है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो कम है। तो उससे क्या होता है कि अब हम जलापूर्ति का बात करें तो बहुत सारे स्रोतों से यहाँ पर निकाला जाता है, जैसे नदी, झीलें, जलाशय वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि उससे जो ताजा जल है ना उसके संसाधनों में बहुत कमी आनी शुरू हो जाती है, और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो जाती है। यूट्रोफिकेशन, कार्बनिक पदार्थ, लवणता में वृद्धि, ऐसी चीजों में गिरावट आती है। सरकार ने काफी चीजें करी है, मैं तो कहूंगी बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जैसे जल शक्ति मंत्रालय बना लिया, बहुत ही बढ़िया स्टेप है सरकार का। जल शक्ति मंत्रालय बना लिया जिसमें क्या हुआ, जो भी पहले की जितनी भी मिनिस्ट्रीज चल रही थी, वाटर रिसोर्स की, वाटर डेवलपमेंट की, गंगा की, ड्रिंकिंग वाटर की, सबको मिक्स करके एक सिंगल मिनिस्ट्री बना दी, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके अंदर उसमें उन्होंने जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ पर हेड बना दिया। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जल संसाधन है उनके प्रबंधन को और प्रोत्साहन देना। फिर सरकार ने ये तो किया ही, प्लस एक जलदूत ऐप भी लॉन्च कर दी, जिसमें क्या होगा 1 से 31 मई के बीच में जो भूजल है उसको नापा जाएगा, और मॉनसून के बाद भी उसको नापा जाएगा, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों ने मिलकर बनाया है। जलदूत यहाँ पर जो है एक ऑफिसर बनाए गए हैं जो कि पूरा यहाँ पर चेक करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर पूरी चेकिंग करने की, देखने की जिम्मेदारी होगी। जलदूत करके ऐसे ऑफिसर्स की पोस्ट है वो उन्होंने यहाँ पर बनाई। प्लस जल शक्ति अभियान भी लॉन्च कर दिया, 2019 में ही लॉन्च हो गया था, जिसमें क्या था कि जो भी स्टेट्स हैं वो लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ मिलकर के इसमें आगे बढ़ेंगी, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा जल को
पूरा एक संजो करके रखना, जल का संजोवन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर वो स्टेप लेगी। साथ ही साथ जल को हम उपयोग, दोबारा से उसका उपयोग करने से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, हम उपयोग करते हैं ना उनका, हम ऐसे करके जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे हम घरों को बनाएं जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके, वाटर मैनेजमेंट कैसे करें उसके लिए स्टेप लेने के लिए यहाँ पे तैयार किया गया। प्लस साथ में जो है उन्होंने अलग अलग प्लान्स भी बनाए, जैसे कि जल संरक्षण योजना, इन सबको बनाना, विज्ञान मेला केंद्र, अपशिष्टों का पुनर्उपयोग, 3D इनका पूरा तैयार करना। तो काफी सारी ऐसी चीजें करी है। ऐसे ही इन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव लाया था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जब भी यहाँ पर रेनफॉल गिरती है तो उसको आपने क्या करना है, कैच करना है। तो ये उसी के लिए बनाया गया था, एक ऐसी जल शक्ति अभियान की एक सीरीज में जल शक्ति कैच द रेन करके भी चलाया गया था। ठीक है, रिजल्ट अभी क्या देखने को मिले हैं कि जो भी आप कहते थे ना हम पहले के समय में कि भाई इस जगह पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, उसमें यहाँ पर कमी आई है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो सुरक्षित श्रेणियों में हम काउंट करने लग गए हैं, और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। 909 ऐसी इकाइयां है जहाँ पे भूजल की स्थिति में काफी सुधार आया है, और वार्षिक निष्करण में भी काफी कमी हुई थी और अब काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और ग्राउंड वाटर का जो पोटेंशियल है वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। तो काफी चीजें जो है आप देख सकते हो कि इंप्रूवमेंट में आई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉबलेस ग्रोथ, हमारी जो रोजगार विहीन हमारी, हम कहूँ कि भाई ग्रोथ तो हो रही है पर जॉबलेस हो रही है। इंडियन इकोनॉमी ऐसी हो गई है बहुत समय में जो अच्छे रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसे ही हम कहते हैं रोजगार की जो लोच है उसमें कमी आ गई है। इस वक्त इसका मतलब होता है कि रोजगार का जो प्रतिशत है उसमें काफी ज्यादा कमी आने को देखने को मिल रही है, और आबादी जो है वो रोजगार को अवसर नए नए बनाने में उतना हेल्प नहीं कर पा रही है। जॉब लॉस ग्रोथ यहाँ पे बड़ी है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बेरोजगारी, वो अब देखने को मिल रही है। एक ऐसा सिचुएशन आ गई है जब आप जो अपेक्षा कर रहे हो नहीं हो पा रही है, वो पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही है। लोगों का काम भी करना है पर रोजगार की जनरेशन ही नहीं हो पा रही है। संगठित क्षेत्र जो है वो कम रोजगार जनरेट कर पा रहे हैं, और लोगों के कौशल सेट में भी कमी आ रही है, मांग और आपूर्ति का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। प्लस इसी में जो है अनौपचारिक क्षेत्र जो है उसका काफी बड़ा उसका साथ यहाँ पे चल रहा है। तो ये आज के समय का एक इम्पोर्टेंट, एक मैं तो कहूंगी काफी बड़ा एक इशू बन गया है। और इसका रीजन आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सरकार की जो यहाँ पर पॉलिसीज है, जो उसमें है ना, वो कैसी पॉलिसी है, पूंजी प्रधान उद्योगों को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही यहाँ पर राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन को जो है, जैसे सब्सिडियां देना बहुत दे रही है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि विभिन्न उद्योगों को यहाँ पर वित्तीय सहायता मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, पूंजी की लागत में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अधिक पूंजी गहन होता है और कम श्रम गहन होता है। मांग की प्रकृति भी देखने को मिलती है अलग तरीके से, क्योंकि अब डिमांड है वो भी अलग तरीके से देखने को मिलती है। छोटे छोटे सेक्टर्स यहाँ पे बढ़ने लग गए हैं। एमएसएमई की मैं बात करूँ तो छोटे छोटे से जो उद्योग होते हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो यहाँ पर जॉब्स को और बड़ा बनाने की जगह छोटा ही बने रहने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेबर रिफॉर्म्स अभी ठीक नहीं हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र, उसमें अभी तक कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल ठहर गया है। सेवा क्षेत्र जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, इसके अंदर अभी बहुत नए नए कौशल सेट की हमें जरूरत है। ठीक है, जो कृषि में प्रचलन बेरोजगारी होती है उसमें भी बाधाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो एक ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये आपको मैं नहीं कह रही कि आपके एग्जाम में कोई प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट यस, इसको पढ़ जरूर लीजिए, आ सकता है। ठीक है, बस एक बार लिख लो, यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन, बस इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, और इसके लिए इम्प्रूवमेंट कर क्या कर सकते हैं भाई, जो टेक्सटाइल और लेदर के जैसे फैक्टर्स है उनको प्रमोट करें, टूरिज्म को प्रमोट करें, स्मार्ट फार्मिंग जैसी चीजों को प्रमोट करें, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर क्या है, मेक इन इंडिया में हम ये चीज भी ऐड करें। 2025 तक बहुत अच्छी अच्छी वेल पेड जॉब्स मिले, 2030 तक 8 करोड़ नए लोगों को जॉब्स मिले, और छोटी छोटी सी जो यहाँ पर एमएसएमईज हैं उसको और बढ़ावा दिया जाए, और उनको छोटे से और थोड़ा इम्प्रूव करने की भी कोशिश यहाँ पे की जाए। प्लस ऐसा आप लोग भी मानते हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है।
कुछ भी आपने इम्प्रूव करना है, फीमेल पार्टिसिपेशन के बिना आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। तो फीमेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा जरूरी है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। लास्ट टॉपिक है हमारा सुखोई। अभी रिसेंटली यहाँ पर मिराज सुखोई एयरक्राफ्टर का जो है एक क्रैश हुआ, जहां पर एक विंग कमांडर की भी डेथ हुई है अभी ट्रेनिंग एक्सरसाइज में ही। दो हमारी यहाँ पर एयरफोर्स के फाइटर जेट है, सुखोई और मिराज। एक जो है मोरेना मध्य प्रदेश में क्रैश होता है और दूसरा राजस्थान के भरतपुर के एरिया में क्रैश होता है। दोनों ही ग्वालियर एयरफोर्स से उड़ान भरते हैं और यहाँ पे ये क्रैश हो गए। तो आप देख सकते हो कि एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई है। और पिछले 60 सालों की बात करूं तो 400 से ज्यादा मिग 21 की एयरक्राफ्ट, हमारा जो हमारी पहचान, हमारी इंडियन एयरफोर्स की जान, मिग सुखोई ऐसे सब एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अभी यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई नए एयरक्राफ्ट्स लेट हो रही हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि ये इंडिया के स्काईज में जो है इस तरीके की यहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है। हम लोग बिल्कुल चाह रहे हैं ये चीज की हम मेक इन इंडिया करें। हम चाह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट को हम खुद से बढ़ावा दें, हम खुद से बनाएं, यहाँ पर इसको हम और इम्प्रूव भी करने की कोशिश करें, नए नए नेटवर्क्स को यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें नई नई टास्क यहाँ पे लेके आनी, नए नए कॉन्सेप्ट को लेके आना, थोड़ा सा जो गैप है ना उसको और बेटर बनाने की जरूरत है। ठीक है भाई। क्वेश्चन है हमारा आज का, नाइट्रेट रेडिकल। नाइट्रेट रेडिकल क्या चीज है? ये एक नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु एक नाइट्रोजन परमाणु से बंधे हुए होते हैं, जो एक अनहेल्दी ओजोन जो होती है उसको यहाँ पर उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। उसे हम कहते हैं नाइट्रेट का रेडिकल एयर में प्रेजेंट होना। तो ये लिख लीजिएगा, जिसमें 3 एटम जो है ऑक्सीजन के वो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा लेक चाड। ये चाड लेक है जो कि आपको मिलेगी कहाँ पर? सहेल रीजन, जो सहारा का डेजर्ट रीजन है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी लेक चाड। अफ्रीका में देखने को मिलेगी। बहुत पुरानी लेक है, अभी की नहीं है, मतलब बहुत ही पुरानी लेक आप कह लो। काफी हिस्टोरिकल इसकी रेलिवेंस देखने को मिलती है, जो कि नाइगर, कैमरून, चाड, नाइजीरिया ऐसी कंट्रीज में है। और ये रामसर साइट भी डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। ठीक है। यही इसमें आपको याद रखना है, 4 कंट्रीज के अराउंड है, जिसमें 4 ही रिवर से इसको पानी मिलता है। सहेल सहारा डेजर्ट में बनी हुई है और लगूनी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो उसका 90% ऑफ वाटर यहाँ पे लेके आती है। याद रखिएगा, 4 ही रिवर और लगूनी इसकी एक रिवर है, और साथ में इनके अलावा एक और रिवर इसको फीड करती है, योबी रिवर। 3 रिवर याद रखिएगा, लगूनी, चारी एंड योबी। ये 3 है यहाँ पर। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये पूरे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। जितना जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिया है, बता दिया है, इसको कंप्लीट करिएगा, लर्न करने की कोशिश करिएगा। ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आई होप सब लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। और जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाए उसको आप लिखते जाइए, उसमें से नोट्स बनाते जाइए और नई नई चीजों को इसमें ऐड करते जाइए। ये है आपके बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इसके और करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 23 मार्च। 23 मार्च के हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है एक कट्टुनायकन जनजाति। न्यूज में है, इसे पता होना चाहिए। अभी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोकल कोटे की बात चल रही है। संकेतक सर्वेक्षण, इंडिया और जापान के रिलेशन और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल। देखिए, सबसे पहला है कट्टू नायकन ट्राइब। अभी आप जानते हैं कि हमारी भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इंडिया के जो है ऑस्कर्स विनिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर की गई है। एक तो RRR जो है उसके गाने नाटू नाटू को यहाँ पर ऑस्कर मिला है। दूसरा ऑस्कर आप जानते हैं, द एलिफेंट विस्पर्स। एक जो है एलिफेंट विस्पर्स के नाम से जो एक चलचित्र है, वृत्त चित्र है, डॉक्यूमेंट्री है, उन्होंने भी यहाँ पर ऑस्कर जीता है। तो अब पता है सवाल क्या बनेगा? जो ये पूरी एलिफेंट विस्पर्स है ना, ये एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री है। रियल लाइफ का मतलब क्या है? ये जो है यहाँ पर एक कट्टुनायन जनजाति के सदस्य बोमन और बेल्ली,
उनके बीच का जो एक रिश्ता है वो यहाँ पे दिखाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो कट्टूनायन ट्राइब के ऊपर है। तो हमसे ये कट्टूनायन ट्राइब जो है वो न्यूज में बन जाएगा कि कट्टूनायन जो ट्राइब्स है ये कहाँ के हैं, कहाँ मिलते हैं, या इनसे जुड़े हुए जितनी भी इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कट्टूनायन ट्राइब्स जो है ये एक स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजाति है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में है, जिन्हें चोला नैकन और पाथियनकर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कट्टू नायकन शब्द का अर्थ, देखो कट्टू नायकन शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है तमिल और मलयालम में जंगल का राजा, और ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स में से ही रहने वाले एक ट्राइबल ग्रुप्स के नाम है, जिनका सबसे बड़ा काम क्या होता है, मुख्य रूप से शहद इकट्ठा करना, जंगली शहद, मोम के वन उत्पादों में, ये सब काम का इनका बेसिक काम होता है। और यहाँ पर एक विवाह प्रथा जो है ना, वो एक विवाह की प्रथा है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी नहीं है। पॉलीगैमी होता है मल्टीपल मैरिजेस करना, पर इनके यहाँ मल्टीपल मैरिजेस करने का वो नहीं है, कि एक सिंगल मैरिज ही यहाँ पर अलाउड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कट्टू नायकन की, तो 1982 में कट्टू नायकन और जेनुबा कुरुम्बा, ये दो अलग अलग ट्राइब किए जाते हैं, और आज के टाइम पर इनको इकट्ठा कर दिया गया है। और एक कट्टू नायकन कौन से धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, और इनकी अपनी एक विशेष भाषा होती है, जो सारी द्रविड़ भाषाएं, जो सारी साउथ की भाषाएं हैं, उनका एक तरीके से मिक्सचर की तरह काम करती है, जिनमें ये भगवान शिव की पूजा करते हैं और भैरव देव की पूजा करते हैं, और साथ ही साथ ये पशु पक्षी, पेड़, चट्टाने, इन सब की भी पूजा करते हैं। तो ये हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है इनके रिलीजन में भी। कट्टुनाइकन रिलीजन याद रखिएगा, ये पूरा ट्राइबल एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पूरी की पूरी न्यूज में थी। सीधा सवाल कर सकते हैं, पहचानों के रूप में भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। फिर है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। आप जानते हैं कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो वही है कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट का यहाँ पर हमारे में क्या प्रभाव पड़ता है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उन सब के बारे में है। और साथ ही साथ जो हमारा सतत विकास लक्ष्य तीसरा है, उसमें भी ये हमें प्रमोट करता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का डेट याद रखिएगा। आप जैसे कि जानते हैं कि आज के टाइम पे कोविड-19 हो गया, फूड पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, लैंड वाटर, इन सब जैसी चीजों का हमने बहुत मुश्किल से सामना किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर अब हम ऐसे सॉल्यूशंस को देखें जो हमारे लिए काफी प्रभावी सॉल्यूशन हो, इक्विटेबल हो, आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। और फॉरेस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इन सारी चीजों को, जो हमारी रूरल कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ पे गांव में रहने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर मदद प्रोवाइड करे, और सबको एक तरीके से समान रूप से काम करने में मदद करे। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जितना भी यहाँ पर सारा चीजें जो हमें मिलती हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक रिपोर्ट भी आई थी यहाँ पर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, हमारे इंडिया की भी आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये भी आती है। ऐसे ही स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट करके भी रिपोर्ट आती है। वो बताती है कि भाई 31% जो है अर्थ का पूरा जितना भी लैंड का सरफेस है, सतह है, वहां पर 31% पे क्या है, भूमि है, और बाकी जगह पे हमारी जो है वो सिकुड़ती जा रही है जमीन। इस बार की जो हमारा थीम है, हमसे आपको पता है कि थीम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फॉरेस्ट एंड हेल्थ है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्दी फॉरेस्ट को, हेल्दी पीपल को यहाँ पे लेके आना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2021 में आई थी, क्योंकि हर 2 साल में आती है, अब 2022 में, एक्चुअली 21 की रिपोर्ट थी पर ये आई 22 में थी। ठीक है, रिपोर्ट 21 की थी पर ये आई 22 में थी। उसी प्रकार से ये जो अब 23 की रिपोर्ट देखो कब तक आती है, सर्वे के बाद ही। कौन निकालता है इसको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को निकालता है, जिसका काम होता है भारत के सारे जो फॉरेस्ट है ना वो बताना। देखो 24.62% कहता है, और इसकी जो पूरी है ना, वो ज्ञान सर ने ही इस पे वीडियो बनाई है प्रॉपर तरीके से। और ये वीडियो जो है पूरे तरीके से आपको जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर भी उपलब्ध मिलेगी, आप लोग उसको देख सकते हो, समझ सकते हो पूरे को। और 2019 के असेसमेंट से अगर मैं कंपेयर करूं, तो हमारे भारत का जो पूरा एरिया है ना वो बढ़ा है इसके अंदर। और ऐसे ही साथ साथ अगर मैं बात करूं, जहाँ पे बड़ा है वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, उड़ीसा। वैसे अगर बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा एरिया कौन से फॉरेस्ट में मिलता है आपको, वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यहाँ पे है। और बढ़ने वाली स्टेट में आपका अगर मैं बात करूं कि खुद के भौगोलिक क्षेत्र के टाइप में कितना है, लेकिन उनका कितना बड़ा क्षेत्र है और उसमें कितना है, तो उस हिसाब से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड ये है। और मैंग्रोव की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मैंग्रोव भी यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में है। मैंग्रोव हमारे भारत में सबसे ज्यादा जहाँ पे इंक्रीज हुआ है, मैं ये नहीं कह रही मिलते हैं, मिलते तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, पर इंक्रीज जहाँ हुए हैं वो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सबको इस चीज का। तो ये ही आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट है भाई, गवर्नमेंट की जॉब ने झारखंड की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि 75% कोटा रहेगा प्राइवेट सेक्टर में। देखो भाई, झारखंड की सरकार ने झार नियोजन करके एक पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पे सभी निजी प्रतिष्ठानों के लिए अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसमें आप जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बिजनेस और मैन पावर से जुड़ी हुई चीजों को शेयर कर सकते हो। झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत 75% जो जॉब होगी प्राइवेट सेक्टर में जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा होगी, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए ही रिजर्व होने वाली है। इससे क्या होगा कि बाहर के आने वाले लोगों का जो प्रभाव है वो कम होगा, पहली चीज तो। दूसरा, अपने ही यूथ के जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट देने का मतलब फायदा मिलेगा। अगर लोकल कोटा होता है यहाँ पर तो उससे होगा क्या, उससे सबसे पहली चीज तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अगर आप आर्टिकल 19 की बात करो, वो हमें अलाउ करता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 कि आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, कहीं पर भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो वायलेट हो रहा है ना इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है इसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला है कि सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के लाल की अवधारणा के विरुद्ध बनाया गया कोई भी कानून असंवैधानिक होगा। ठीक है, मतलब ये चीज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से असंवैधानिक है। ऐसे ही एक केस आया था सुनंदा रेड्डी और आंध्र प्रदेश का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस नीति को रद्द कर दिया था जिसमें निर्देश के माध्यम में रूप में तेलुगु माध्यम से अंदर अध्ययन करने वाले अधिकारियों को 5% का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। देखो, हम लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं कि भाई अगर स्टेट का कोई लोकल है उसको फायदा मिलना चाहिए, स्टेट का ऐसा स्टेट का वैसा, हम लोग सब इस प्रकार की बहुत बातें करते हैं, हम लोग सब जानते हैं। हम अपनी स्टेट में चाहते हैं कि हम अपनी स्टेट में रहे, अपनी स्टेट में जो हमारा माध्यम है या हमारे रहने वाले लोगों को फायदा मिले। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है। पर यहाँ पर वही है कि हमारा इसके अंदर आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वाइज बात करें तो वो भी हमारे लिए एक असंवैधानिक हो जाएगा। तो इस पर्पज से इसको याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कई बार में इस बारे में बात भी कही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एनएसएसओ इन्होंने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, एकाधिक संकेतक सर्वेक्षण किया है, जिसमें क्या होगा, ये प्लान तो पहले से ही बहुत सालों पहले था, लेकिन कोविड की वजह से इसको काफी डिले कर दिया गया और आज के टाइम पे ये जो है इसमें किया क्या जा रहा है। बेसिकली इसमें ये देखा जाएगा कि हम एसडीजी जो है हमारे सतत विकास लक्ष्य, देखो अगर आपको एसडीजी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं होते क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है कि आज के हमारे रिसोर्सेज को हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो इस पूरे का लाभ उठा पाए। मतलब पेट्रोल को इतना ज्यादा नहीं यूज कर लेना है कि आगे आने वाली हमारी जनरेशन है वो पेट्रोल ही ना देख पाए क्या चीज होती है, डीजल सीएनजी देख ही ना पाए। मतलब एग्जॉस्ट नहीं कर देना है रिसोर्सेज को। जो भी रिसोर्सेज है हमारे उनको संभाल के इस्तेमाल करना है, उनको हमेशा ऐसा इस्तेमाल करना है कि जनरेशन आगे भी उस पूरे को इस्तेमाल करने लायक बने, बचे वो। उसे हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने कितने अचीव कर लिए, 2015 से चलता आ रहा है, नीति आयोग इसको लागू करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना कामयाब हुआ है ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। बहुत साल हो गए, 2020 में लास्ट चेक करना था, पर आप जानते हैं 2020 में तो कोविड चल रहा था तो चेक तो हो नहीं पाया उस समय। तो अब उसको चेक करने की जिम्मेदारी है यहाँ पर पूरा। और इसमें क्या होगा,
हर चीज देखा जाएगा, कितना लैंड खर्चे, कितना लैंड यहाँ पे लिया, फ्लैट कितना लिया, आपने फ्लैट किसी रहने के पर्पज से लिया है या आपने काम करने के पर्पज से लिया है, इन माइग्रेशन वगैरह हर चीज के ऊपर। तो इन्होंने यहाँ पर अब जो रिपोर्ट निकाली, देखो एनएसएसओ का काम ही होता है, सैंपल सर्वे है ना, सैंपल कलेक्ट करेगा, उसका सर्वे करेगा, उसकी फाइंडिंग्स बताएगा, उसकी रिपोर्ट बताएगा कि भारत में ये ट्रेंड चल रहा है। ये काम है इनका एनएसएसओ का। पहले एनएसओ अलग हुआ करता था और सीएसओ होता था, ठीक है, अब इन्होंने कंबाइन करके एनएसएसओ कर दिया, अलग अलग रखने की जगह अब एक साथ कर दिया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? जो पूरा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है, नेशनल सैंपल सर्वे, ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, मॉस्पी। मॉस्पी क्या चीज है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके अंदर आती है। तो इन्होंने यहाँ पर ये पूरा रिपोर्ट निकाल दिया। अब इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है? रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर 33.7% ऐसे घरों में पेयजल का मुख्य स्रोत उनके परिसर के बाहर होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो जैसे अब हमारा घर है, हमारा जो घर का अब खाने पीने का कहाँ पे पड़ा है? घर के अंदर ही है ना हमारा सारा। अब कई जगह पे ऐसा देखने को मिला है कि उनका जो पानी पीने का जो जरिया है ना, वो उनके घर के बाहर नल लगा हुआ है। साथ ही साथ भारत में 33.8% ऐसे परिवार हैं जो खाना पकाने के लिए जो ईंधन होता है उनका प्राथमिक सोर्स के रूप में लकड़ी की योग्य दहन लकड़ियां, उनके छिले हुए घटक और फसल अवशेषों जैसे अशुद्ध स्रोतों का आज भी उपयोग करते हैं। और प्रति लाख में से 15,000 या आप 15,809 कह रहे हो, आप 16,000 ही मान लो, 16,000 वयस्क ऐसे हैं जो किसी ना किसी संस्थागत या गैर संस्थागत एजेंसी के ऋणी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं से लोन लिया हुआ है, वो लोन चुकाने में नाकामयाब रही। और उन्होंने क्या बताया कि 35.5% ऐसे लोग हैं जिनके घर में जो है पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। और 13.7 लोग ऐसे हैं जो भारत में अपने वर्तमान निवास से बाहर जाने के इच्छुक थे। उसका मुख्य कारण रोजगार की तलाश हुआ। कुल 4.9 घरों में सिर्फ एसी है, आप देख सकते हैं। सिर्फ शहरों में ज्यादा है, लेकिन उन शहरों में भी हर जगह पे एसी उपलब्ध नहीं है। तो एसी उपलब्ध जो है हर जगह पे यहाँ पे नहीं रखा गया, जो कि मतलब वही है ना कि काफी पिछड़ी हुई चीजें हमें देखने को मिल रही है। 15 वर्ष से अधिक आयु के 5.9 भारतीय ही ऐसे हैं जो एक स्प्रेडशीट में आधारभूत अंक गणितीय सूत्रों के उपयोग करना जानते हैं। आप कह सकते हो कि एक्सेल शीट पे काम करना जानते हैं। सिर्फ 5.9, सिर्फ 5.9। ठीक है, कंप्यूटर क्षमता भी बहुत कम चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है अभी तक उसने ये फाइंड किया। धीरे धीरे करके और भी रिपोर्ट आएंगी, जैसे जैसे आएंगी मैं आपको और यहाँ पे इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाऊंगी कि क्या क्या उन्होंने बताया। समझ रहे हैं सब लोग इस तरीके से? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे निकालती है, पूरे इंडिया में इन्होंने सर्वे किया है इस चीज को लेकर। बनते हैं हमारे 5th आर्टिकल की तरफ, वो है इंडिया और जापान के रिलेशन। जैसे आपको याद होगा, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तब मैंने आपको बताया था कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो है वो आए थे, उन्होंने टूर किया पूरा। इसी प्रकार से जैसे ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऐसे ही जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है किशिदा, ये जो है शिंजो अबे को रिप्लेस करके आए हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के जो है वो बताया कि भाई G7 और G20 और क्वाड के ऊपर क्या बात करनी है। इस साल G7 का समिट हिरोशिमा जापान में होने वाला है और G20 का समिट हो रहा है दिल्ली में। तो उन्होंने यहाँ पर 24 घंटे की एक विजिट रखी थी दिल्ली के अंदर, जहां पर उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले और उन्होंने यहाँ पर जापान के साथ जो हमारी पार्टनरशिप चल रही है डिफेंस में क्या है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने के लिए वो आए थे। देखो, G7 के हम मेंबर नहीं है, G20 के तो हैं हम, क्योंकि G20 तो हम होस्ट ही कर रहे हैं। हम G7 के मेंबर नहीं हैं, पर फिर भी यहाँ पर 2008 के बाद से बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को G7 के समिट में कई बार बुलाया गया। और जापान और इंडिया अलग अलग प्रेसिडेंसी ले रहे हैं, जैसे जापान G7 का ले रहा है, इंडिया G20 का ले रहा है। तो यहाँ पर जो है डिस्कशंस करने के लिए, आगे आने वाले समय के लिए बात करने के लिए, अगर मैं बात करूं कि भाई जापान और इंडिया का पहले का बैकग्राउंड कैसा है, तो देखो, सबसे पहले जब बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था ना जापान, तब से ये चीज चलती आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन कल्चर में बुद्धिज्म का जो है काफी बोलबाला पहले रहा है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पीस ट्रीटी भी साइन करी 1952 में। नेपाल के साथ भी हमने ऐसी पीस ट्रीटी 1950 में साइन की थी। भूटान के साथ भी हमने ऐसे ही साइन की थी 1949 में। और अब हमने यहाँ पर जो है
इनके साथ पीस ट्रीटी 1952 में साइन करी है। तो ट्रीटी जो है वो पीस ट्रीटी है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद साइन की गई थी और उस समय इंडिया भी आजाद हुआ था। अब इंडिया और जापान के बीच में कोऑपरेशन की बात करूं तो क्या है कि जापान बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी मार्केट है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मार्केट भी काफी अच्छी है। हर चीज का मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा बन सकता है। 2011 में भी अग्रीमेंट साइन किया था हम लोगों ने, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये हम काफियों के साथ साइन कर चुके हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया था, जिसमें हम लोग यहाँ पर 94% जो है आइटम्स को ट्रेड करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। और यहाँ पर जापान के ही सपोर्ट से इंडिया ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया था। आप भी जानते हैं कि जापान की ही जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में मेट्रो का जो पूरा है प्रचार यहाँ पे किया गया है। तो इंडिया और जापान के रिलेशंस में अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पर बुद्धिज्म कनेक्ट काफी बड़ा है, काफी न्यूज में चल रहा है बुद्धिज्म कनेक्ट। तो बेसिक डेटा की अगर मैं बात करूँ ना तो पहले से मुकाबले अब कुछ सालों में रिलेशन डीप हुए हैं काफी ज्यादा। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से 1949 में जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे ना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक इंडियन एलिफेंट जो है वो टोक्यो में डोनेट करा था। तो जापानीज पीपल जो है और इंडिया पीपल धीरे धीरे करके इंप्रूव हुए, पीस ट्रीटी भी साइन हो गई और उसके बाद से कई बार यहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता है। और आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो अबे, उनके साथ काफी अच्छा उनके साथ एक रिश्ता हमारा हुआ करता था। और बाकी चीजों में भी अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी के बारे में भी तो काफी अच्छा ट्रेड इंक्रीज हुआ है। और जापान जो है भारत के अंदर फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर के रूप में निकल रहा है। ठीक है, दोनों की दोनों कंट्रीज की चाइना के साथ दुश्मनी, राइवलरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि दुश्मनी है, प्रतिद्वंदता है दोनों की। और दोनों ही क्या चाहते हैं कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पे हम क्या करें, शांति बनाए रखें। इसी के लिए हमने जो है क्वाड का यहाँ पे गठन किया, क्वाड बना दिया। और जापान ही एक ऐसा सेकंड कंट्री है यूएसए के बाद जो कि इंडिया जिनके साथ 2+2 डायलॉग हमेशा से करता आया है। हम इनके साथ धर्मा गार्डन शिन्यू मैत्री को भी करते हैं। अभी आपको याद हो अगर तो मैंने अभी अपनी वीकली करंट अफेयर्स में भी बताया है कि शिन्यू मैत्री को अभी ही ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे किया गया? 2023 में, अभी ही खत्म हुई है कुछ टाइम पहले, कोमात्सु जापान के अंदर। कोमात्सु जापान के अंदर अभी ही एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, तो धर्मा गार्डन एक्सरसाइज भी अभी कुछ टाइम पहले ही जापान में शिगा प्रोविंस कैंप इमाजू में की गई थी, 2023 की ही। तो अभी 2023 में ही हमने जापान के साथ दो एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया। एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुई है, और दोनों ही इंडिया में नहीं हुई है, ये आपको याद रखना है। जो इंडिया में हुई है वो आपसे पूछी जा सकती है, या फिर इंडिया में नहीं भी हुई है तब भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ऐसे सवाल तो बनते ही हैं कि एक्सरसाइज का वेन्यू का कहाँ रहा था, कहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी, तो ऐसा सवाल तो आएगा ही आएगा एग्जाम। ठीक है भाई। और दोनों ही नेवी जो है वो मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड की होती है ना उसमें आती हैं। और दोनों ने यहाँ पर 30% एयरक्राफ्ट जो है जापान ने यहाँ पर बोला है कि 30% जो जापान की एयरक्राफ्ट होंगे वो इंडिया में बनाए जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम यहाँ पर आई है और 38,000 इंडियंस है जो जापान में रहते हैं। और वहां का टोक्यो का छोटा सा एरिया है निशिकासाई, उसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंडियंस की जनसंख्या रहती है। 38,000 में से काफी सारे इंडियंस वही रहते हैं और वहीं पर ही जो है इसी की वजह से, क्योंकि वहां पर नंबर ज्यादा है, इसलिए वहां पर 3 इंडियन स्कूल्स भी खोले गए हैं टोक्यो में और योकोहामा के अंदर। तो यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि चाइना के साथ अगर मैं ट्रेड की बात करूं इंडिया का काफी ज्यादा है। जापान के साथ अगर मैं बात करूं 17 से 18 के बीच में इतना रहा है। ठीक है, 15.71। वहीं आप चाइना के साथ देखो हमारा ट्रेड 84.44 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चाइना और इंडिया का ट्रेड कितना ज्यादा है, मतलब चाइना की कंपैरिजन में कितना ज्यादा है हमारा जापान के मुकाबले। और भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियारों का आयातक देश है, जबकि जापान दुनिया के सबसे बड़े हथियारों पे ध्यान देता है कि निर्यात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों देशों के साथ सीमा और आधिपत्य के मुद्दे भी चल रहे हैं। चाइना का इशू इंडिया के साथ भी है, चाइना का इशू जापान के साथ भी है। तो वही है यहाँ पर कि दोनों की अपनी पॉलिसीज क्या है कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको रोकना है। इंडिया जो है यहाँ पर वो ब्रिक्स का मेंबर है। और इंडिया ने चाइना एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर
AIIB जो है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि चाइना का ही एक तरीके से बैंक है, 2016 में खुला था, उसके हम यहाँ पर मेंबर हैं। ठीक है भाई, ये सब आप याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी अब आगे बात करें तो दोनों ही एशिया के अंदर काफी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, दोनों साथ ही फ्लरिश करना चाहते हैं। दोनों कंट्री चाहते हैं कि टेररिज्म को खत्म किया जाए, साइबर सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव की जाए, डिजास्टर रिलीफ पे ध्यान दिया जाए, और पॉल्यूशन को जो है वो यहाँ पर टैकल किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली, बिहार, यूपी, काफी रीजन में इंडिया को पॉल्यूशन से है जो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पर जापान की जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, हमारी जापान की ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडिया को इन सब चीजों से टैकल करने में मदद कर सकती है। और साथ ही साथ जो अभी हमने यहाँ पर अहमदाबाद और मुंबई के रेलवे रूट बनाए हैं यहाँ पर, उससे क्या होगा कि इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट का है ना, एक काफी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है ना, मतलब टेक्नोलॉजी इंडिया में कम एज कम्पेयर टू जापान, तो वो जापान के साथ अगर हम दोस्ती बढ़ाते हैं तो जापान की टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में लेकर के आ सकते हैं। बुलेट ट्रेन हो गए और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट है, उसको हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। समझ गए भाई सब लोग? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन सब के साथ जो भी चीजें चल रही है वो आपको याद रखनी है, इनके टूर है, इनके विजिट को हमसे पूछा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा टॉपिक, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल। क्या मतलब होता है इस चीज का? पूरे तरीके से क्या करना है हमें, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। हमने हर तरीके की चीज, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, प्राइमरी का मतलब सबसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हर तरीके की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्सन के पास पैसों की कमी होने की वजह से वो इलाज नहीं कर पा पाया है। ये सारी चीजें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप भी सभी जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को पूरे देश भर में पहुंचने में बहुत समय लगने वाला है और बहुत पैसा लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी और बहुत आसानी से हो जाएगी चीजें, ऐसा नहीं होगा। इसमें हर चीज जो है, हर व्यक्ति के पास हेल्थ की कवरेज होनी चाहिए, जिसमें आप लोग जो है हर तरीके की डिजीज के ऊपर लड़ सके। और क्योंकि हम लोग ये जो एसडीजी हमारे सेटअप हुए थे 2015 में, वर्ल्ड बैंक ने सेटअप किए थे, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की थी। इसमें बोला गया था कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज करो, ह्यूमन को एक रिसोर्स बना करके ह्यूमन का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि ह्यूमन बहुत चीजों की, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे काम करने में कैपेबल है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को एक रिसोर्स के माध्यम में इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, गुड हेल्थ के बिना ना तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना ही अडल्ट यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा जो एक फाउंडेशन होना चाहिए, एक नींव होनी चाहिए, आधारभूत हमारा जो निवेश होना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज हमारी हेल्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेल्थ के ऊपर बात की गई है। साथ ही साथ ये बोला गया कि भाई 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से भी बोला गया कि आज के टाइम पे जरूरत है कि हमें, कोविड के बाद से तो देखो और ज्यादा जरूरत है, कोविड जब से आया उसके बाद से हमने तो यही कोशिश करी कि और ज्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। और हर एक कंट्री को अपने हेल्थ पे जितना खर्चा करते हैं उसका, इससे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। और लोगों को भी अब जो है थोड़ा सा कम होता है ना कि यार हमारी आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है। जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट जैसी चीजें बहुत हैं कि हमारे भाई, हमारे तो बजट से बाहर है चीजें। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसा परामर्श, ऐसी चीज परीक्षण कराना, जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें सरकार चाहती है कि यूनिवर्सल लेवल पे मिले और हर किसी भी व्यक्ति की जान पैसों की कमी की वजह से ना जाए। इसके ऊपर जो है हाई लेवल का एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बिठाया गया, और वो ग्रुप जो है यहाँ पर वो इस चीज को पूरा तैयार किया है, पूरी इसने माध्यम ने यहाँ पर तैयार किया, प्लानिंग कमीशन ने 2010 में स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और डिलीवरी जो की जाएगी इन चीजों की, डिलीवरी का मतलब समझते हैं, जो लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका होगा वो भी यहाँ बेटर बनाया जाएगा। ऐसे ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट की गई है, और आयुष्मान भारत स्कीम स्टार्ट की गई है, बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे, यूनिवर्सल हेल्थ के यहाँ पे खोली जाएगी। ठीक है, तो काफी सारे फायदे नुकसान हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी योजना, और कह लो कि बहुत जरूरत भी है इसकी, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की काफी ज्यादा अमाउंट में हमें जरूरत भी है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2023। आपको याद है कि हर बार जो है कभी भी कोई डेज वाला चीजें होती है, मैं आपको हमेशा डेज के बारे में कुछ ना कुछ बताती हूँ।
अब हमारा यहाँ पर एक जो है नेशनल वैक्सीनेशन डे है 2013 का, 23 का सॉरी। वो जो है यहाँ पर, इसको एक्चुअली पता है किस नाम से भी जानते हैं? इसको पोलियो रविवार भी बोला जाता है। क्योंकि ये जो एक्चुअली जब शुरू हुआ था ना, पोलियो का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण शुरू हुआ था, तब ये स्टार्ट किया गया था। इस बार जो है इसकी थीम कोई अनाउंस नहीं की गई, 16 मार्च को आता है। ये आपको याद रखना है, 16 मार्च को इसको मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसमें वैक्सीनेशन प्रमोट करने की बात की गई है। पोलियो के अगेंस्ट पहले शुरू हुआ था, उसके बाद से ये चीज आगे चलती आ रही है। इस बार कोई थीम नहीं थी इसकी, कोई स्पेशली मनाया नहीं गया है इस चीज को। बस आपको ये याद रखना है कि इस बार ये एक इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है, इस बार की कोई थीम नहीं है, इसको कोई एक्चुअली ये होता है ना कि कई बार दिल्ली में मनाया गया है किसी और जगह पर, इसको कहीं पर भी मनाया नहीं गया, इसलिए कोई भी थीम इसकी आई नहीं क्योंकि इसको मनाया ही नहीं गया। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, सीधा सीधा फैक्ट है इसके अंदर। सारी स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एनिमी प्रॉपर्टीज। अब ये क्या चीज होती है? जो है शत्रु संपत्ति, शत्रु संपत्ति। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टीज है क्या, या इंडिया में क्या चीज होती है? तो देखो भाई, समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि सरकार अभी ये न्यूज में लेके आई है काफी ज्यादा। इंडिया में एक एक्ट है, इंडिया में यहाँ पर जो है एक एक्ट बनाया था 1968 में, जिसमें हुआ क्या था, एक अलग से डिपार्टमेंट है इंडिया में इसके लिए। क्या नाम है उस डिपार्टमेंट का? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी। होता क्या है इसके अंदर? इसमें एक एक्ट आता है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। ये इंडिया में है उन लोगों की प्रॉपर्टी जो कि पाकिस्तानी है। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान या चाइना की सिटीजनशिप ले रखी है। ज्यादातर ये एक्चुअली में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना 1965 वाला, उसके बाद ये एनिमी एक्ट आया था। एनिमी समझ रहे हो? एनिमी यहाँ पर क्यों है? एनिमी उन देशों को बोला जाता है, देखो वैसे सारे ही हमारे लिए एलियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, बट एनिमी उनको कहा जाता है जिनके साथ हमारा कभी वॉर हुआ है या अभी वॉर चल रहा है। तो आप जानते हैं कि इंडिया का वॉर जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ हो चुका है, तो उनको हम एनिमी के रूप में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत वो संभालती है यहाँ पर पूरे तरीके से। और वही यहाँ पर जो है वो ये बताती है कि जो भी प्रॉपर्टी है उनकी, उसको ध्यान में रखने के लिए, या एक कस्टडी की तरह काम करती है इसके अंदर। ठीक है भाई, इसमें जो भी उनका प्रॉपर्टी, उनके लॉकर, उनका सेफ, सारी चीजें, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब। इसका भी जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, और बाकी ऑफिस इसके मुंबई, कैलकाटा, लखनऊ में भी बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से पूरा काम करती है। और जो भी उस एरिया में जो भी रेंट वगैरह होता है, वो जो भी इनकम वहां से आती है, वो आरबीआई अपने पास रखती है सारा। और ये काफी ज्यादा अमाउंट उसमें हो गया, करीब अच्छा खासा करोड़ रुपए पहुंच गया ये। और इसका कुछ अमाउंट जो है एक हबीब बैंक है, वहां पे भी रखा जाता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी रहती है। याद रखिएगा, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो 7,000 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। और ऑलरेडी जो पाकिस्तान में इंडियन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी ही डिस्पोज ऑफ कर दी है, लेकिन इंडिया में आज भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया है जो कि प्रॉपरली इन चीजों को की देखरेख जो है वो पूरी तरीके से करती है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, ये इंडियन कस्टोडियन एक्ट हो गया या एनिमी एक्ट हो गया, ये सब सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इससे क्वेश्चन दिया था, क्योंकि मैं आपके सामने हमेशा ऐसे क्वेश्चन लाती हूँ जो मुझे ऐसे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। और आप में से कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये पूछा भी कमेंट बॉक्स में कि क्या यूपीपीसीएस के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, यूपीपीएससीएस प्री के लिए ना, जो ये मैंने आपसे ये पूछा है ना क्वेश्चन, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। जो मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हैं वो आपको वैसे लर्न करने हैं, आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको वो पता होने चाहिए। उसके अलावा जो आपने यहाँ पर ये बताए हैं सारे, ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चंस पूछे, ये आपके लिए अलग से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन लर्न करने हैं, इनको समझना है, इनको लिखना है।
और वही आपके सामने मैं हर रोज जो है यहाँ पे 8 टॉपिक लेके आती हूँ। इन आठों के आठों टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है। डेली के डेली नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छी चीज है। अच्छे से आप नोट्स बना लोगे तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये है कि आपको इजी हो जाएगा, आप इसको याद करते रहिए सब। नोट्स बनाइए, लर्न करते रहिए। धीरे धीरे करके आप सभी लोग यहाँ पर चीजों को सीखते जाएंगे और ज्यादा। और होपफुली जो आप चाहते हैं, जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।